वेलकम स्टूडेंट, IGSS स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गति के नियमों के बारे में बात करेंगे, जिनको न्यूटन के गति के नियम भी कहा जाता है। गति के नियम या न्यूटन के नियम। तो न्यूटन के नियमों या गति के नियमों को समझने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक होता है गति के बारे में समझना कि गति क्या होती है। किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु की दो प्रकार की अवस्थाएं व्यक्त की जाती हैं। फर्स्ट होती है आपकी स्थिर अवस्था, और सेकंड होती है गतिशील अवस्था। तो स्थिर अवस्था क्या होती है और गतिशील अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु पर बाह्य बल कार्य ना करे तो बाह्य बल की स्थिति में वह वस्तु कैसी दिखाई देती है? वह वस्तु हमें स्थिर दिखाई देती है। जैसे मान के चलिए कोई m द्रव्यमान की आपके पास वस्तु है और उस वस्तु पर कोई F बल कार्यरत नहीं है, यानी F = 0 है, तब यह वस्तु किस अवस्था में है? आपकी स्थिर अवस्था में, क्योंकि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। और जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य ना करे तो वस्तु आपकी क्या है? गतिहीन रहती है, उस पर कोई भी गति नहीं होती है। दूसरी गतिशील अवस्था में वस्तु पर कोई फोर्स लग रहा है तो वह वस्तु क्या होती है? आपकी गति करती है, यानी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान। गति को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब वस्तु पर अगर बाह्य बल कार्य करे और वस्तु एक स्थान से और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए तब वह गति कहलाती है। तो वस्तु अपनी एक स्थिति से छोड़कर दूसरी स्थिति पर पहुंच जाती है। इसके बाद जब वस्तु आपकी गतिशील होती है तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, विस्थापन के सापेक्ष उसमें वेग भी उत्पन्न होता है, वेग से त्वरण उत्पन्न होता है। यानी तीनों चीज़ें ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वह वस्तु क्या होगी? गतिशील होगी। गति के कारण उसमें वेग उत्पन्न होता है, वेग के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वेग को मैं द्रव्यमान के साथ में गुणा कर दूं, जो भी वस्तु का द्रव्यमान है उसको मैं वेग के साथ में अगर गुणा कर देते हैं तब क्या उत्पन्न होता है? आपका संवेग उत्पन्न होता है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? डिपेंड होती हैं आपकी। आगे हम बात करते हैं न्यूटन के नियम। तो न्यूटन के नियम जो थे आपके गति से संबंधित नियम हैं आपके, वो स्थिर और गतिशील दोनों अवस्थाओं पर क्या होते हैं? प्रेक्षित किए जाते हैं आपके। तो न्यूटन का प्रथम नियम था जड़त्व का नियम। तो इसमें आपका एक शब्द है जड़त्व। जड़त्व होता क्या है? किसे कहते हैं हम जड़त्व? तो जड़त्व की एक परिभाषा दी जाती है कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता। जड़त्व को हम क्या लिख सकते हैं? जड़त्व के बारे में हम लिख सकते हैं परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता। अब इसका मतलब क्या होता है कि परिवर्तन, अगर मैं किसी वस्तु में परिवर्तन करता हूं तो वह वस्तु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होती है, यानी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है। कब तक स्वीकार नहीं करती है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जड़त्व वस्तु का स्वयं का गुण होता है। जड़त्व को हम द्रव्यमान के रूप में भी लिख सकते हैं कि जड़त्व होता क्या है? जो वस्तु का खुद का स्वयं का द्रव्यमान होता है वो आपका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है।
हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु पर जो बल लगता है वो उसके द्रव्यमान के ऊपर बल लगता है, संपूर्ण वस्तु के ऊपर ना होकर किसके ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर लगता है, जिस बल से वह क्या करती है, वस्तु आपकी गतिशील होती है आपकी। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता, यानी वस्तु अपने स्वयं में परिवर्तन करने के लिए क्या करती है, एक प्रतिरोधात्मक बल लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का गुण कहते हैं। अब हमें उस बल के प्रति यानी विपरीत में हमें क्या करना है, बल लगाना है, जड़त्व के विपरीत में, तभी कैसी वस्तु आपकी कैसी होती है, गतिशील प्रदर्शित होती है। तो जड़त्व के नियम में न्यूटन ने कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहेगी, या यदि कोई वस्तु आपकी गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। देखिए, मान के चलिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और उस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, F = 0 है। अब हमें पता है कि F = 0 होने पर यानी बाह्य बल 0 होने पर वस्तु आपकी गतिहीन रहती है, उस वह गति नहीं करती है। दूसरा, स्थिर अवस्था में भी नेट बल 0 होना चाहिए, यानी वस्तु पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? देखो, वस्तु पर स्थिर अवस्था में भी दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो वस्तु का भार W नीचे की साइड में और एक आपका अभिलंब बल R ऊपर की साइड में। ये जो दोनों फोर्स होते हैं ये एक दूसरे के परिमाण में तो कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, लेकिन दोनों की जो दिशाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं, जिसके कारण उस वस्तु पर कुल बल का मान कितना रहता है, 0 रहता है, और उस वस्तु पर बाह्य बल कोई नहीं लग रहा है, तो दोनों बल कैसे हैं आपके, 0 हैं। इस स्थिति में वस्तु किस अवस्था में रहती है, आपकी स्थिर अवस्था को प्राप्त करती है। तो जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा या नेट बल के बराबर कोई जब तक बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु आपकी गतिशील नहीं हो सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु आपकी गतिशील है यानी एक समान वेग से वह गति कर रही है तो वह तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मान के चलिए आप बाइक से या बस से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको बस को रोकना है, एक समान वेग से आपकी बस गतिशील हो रही है और आप उसको क्या करना है, रोकना है, उस वस्तु को रोकना है बस को, तो आप क्या करोगे, उस पर विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, हम बल लगाते हैं, जिसके कारण वह क्या होती है, वस्तु आपकी रुक जाती है। विपरीत दिशा में बल लगाने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई वस्तु आपकी मान के चलिए m द्रव्यमान की वस्तु है और उस वस्तु पर आपका F बल कार्यरत है, F बल कार्यरत होने के कारण वह वस्तु एक समान वेग से क्या होती है, आपकी गतिशील होती है। अब आपको वस्तु को रोकना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, जिसके कारण वह वस्तु आपकी रुकेगी, गतिहीन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए घर्षण बल का उपयोग किया जाता है, जो कहाँ पर लगता है, आपका बस के पहिए और सतह या सड़क के ऊपर, दोनों के मध्य में, जिसके कारण आपकी जो आपकी बस है या कोई भी आपका व्हीकल है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जड़त्व के नियम में क्या होता है कि स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में अगर कोई वस्तु है या पिंड है तब वह कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, चाहे वह स्थिर अवस्था हो चाहे एक समान गतिशील अवस्था हो। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये हमें बताता है कि जो बल है वो वस्तु पर सबसे ज़्यादा महत्वहीन है, उस बल के द्वारा ही क्या होती है, गति होती है, और उस बल के द्वारा ही आप किसी वस्तु को, गतिशील वस्तु को आप रोक सकते हो। तो बल एक महत्वपूर्ण है। वैसे प्रकृति में बहुत प्रकार के बल हैं और बलों के द्वारा ही सभी चीज़ें गतिशील होती हैं, चाहे वह बल ऊर्जा के रूप में हो चाहे वह यांत्रिकी के रूप में हो। तो ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है कि यदि कोई वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर बनी रहेगी, या यदि कोई वस्तु आपकी गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा।
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु या पिंड पर संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो मान के चलिए हमारे पास एक m द्रव्यमान की वस्तु है और उस वस्तु पर एक F बाह्य बल क्या होता है, कार्यरत होता है। उस F बल के कारण वह वस्तु आपकी गतिशील होती है। गतिशील होने के कारण उस वस्तु में v वेग उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन, तो हमें सबसे पहले किसको कैलकुलेट करना है, संवेग को कैलकुलेट करना है। कि संवेग को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान है m और हमारे पास वस्तु का वेग है v। तो द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, जिसको हम p से व्यक्त करते हैं, p = m.v। तो हमारे पास वस्तु का द्रव्यमान आ गया कि यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु पर कोई F बाह्य बल कार्यरत होता है तो उस बल के प्रभाव से वस्तु v वेग से आपकी क्या होती है, गतिशील होती है। गतिशील होने के कारण उसमें p = m.v यानी p संवेग उत्पन्न होता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन करना है। तो संवेग में हम समय के साथ परिवर्तन को अवकलन रूप में लिखा जाता है dp/dt, यानी p का d/dt। d/dt ये जो आपका भाग होता है ये कहलाता है आपका अवकलन संकारक। अवकलन संकारक का मतलब होता है कि संक्रिया करना, यानी अवकलन एक प्रकार का क्या है, संकारक है। और संकारक एक ऐसी राशि होती है जो दूसरी किसी भौतिक राशि के साथ में क्या करती है, संक्रिया करती है। जैसे p, यहाँ पर हमारे एक भौतिक राशि हो गई, p एक भौतिक राशि है संवेग, और d/dt ये होता है आपका अवकलन संकारक। अब मैं दोनों की संक्रिया करवाता हूं, तो d/dt और p, तो इसको हम क्या बोलते हैं, dp/dt। तो d/dt ये जो पद होता है ये आपका क्या कहलाता है, अवकलन संकारक कहलाता है। ये एक भौतिक राशि p के साथ संक्रिया करके क्या बनाता है, एक अवकलन संकारक बनाता है आपका। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर कि समय, हम मान के चलते हैं कि t समय के सापेक्ष संवेग p में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन को हम लिखते हैं dp/dt। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके, जो आप वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हो। तो हम इस m द्रव्यमान की वस्तु पर एक F बाह्य बल कार्यरत है, तो F, तो dp/dt इज प्रोपोर्शनल F। ये आपका न्यूटन के द्वितीय नियम का एक गणितीय रूप है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के कैसे होती है, समानुपाती होती है। अब समानुपात के साइन को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो dp/dt = kF। अब k यहाँ पर क्या है, आपका कांस्टेंट है, यानी स्थिरांक है। यदि k = 1 हो, कांस्टेंट राशि है, तो हम कांस्टेंट को हम 1 मानकर चल रहे हैं, तो dp/dt कितना हो जाएगा आपका, dp/dt = किसके बराबर, F के बराबर। तो आपका संवेग में परिवर्तन किसके बराबर हो गया, वो बाह्य बल F के बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं, p को हम क्या लिख सकते हैं, m.v लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो dm.v/dt = F। इसके बाद m जो राशि होती है वो क्या होती है, आपकी कांस्टेंट राशि होती है, तो यह बाहर निकल आएगी आपकी। तो dv/dt = F।
कैपिटल M, dB अपॉन dt, dB अपॉन dt को हम क्या कहते हैं? त्वरण। यदि वेग में समय के साथ परिवर्तन किया जाए तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। तो dB अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं इक्वल टू F। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या प्राप्त हुआ है। F इक्वल टू m डॉट A, जिसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण किसको व्यक्त करता है? बल F को व्यक्त करता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल F को ज्ञात करते हैं, या न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा हम बल F को परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो, और त्वरण यानी जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है, उन दोनों का जो गुणनफल है वो किसको व्यक्त करता है? बाह्य बल F को व्यक्त करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल A। F का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा? F का मान आपका दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करता है और त्वरण के ऊपर भी निर्भर करता है। जबकि हम m क्या होती है? आपकी कांस्टेंट राशि होती है। इसको हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम m का उपयोग करते हैं। अब द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कैसे करता है? मान के चलिए वस्तु का द्रव्यमान यदि कम है तो हमें कम बल लगाने की आवश्यकता होगी। जितना कम बल लगेगा उतनी वस्तु कम स्थानांतरित होगी, उतना ही उस वस्तु में वेग उत्पन्न होगा और उतना ही उस वस्तु में संवेग उत्पन्न होगा। इसके विपरीत अगर हम चलें कि मान के चलें कि जो वस्तु का द्रव्यमान है m वो बहुत अधिक है, यानी भारी वस्तु है, उस स्थिति में हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। जब हम अधिक बल लगाएंगे तभी वस्तु आपकी कैसी होगी? स्थानांतरित होगी। स्थानांतरित होने के बाद उसमें जो भी वेग उत्पन्न होगा उससे हम संवेग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो बल F को परिभाषित करता है। तीसरा देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ की, जिसे न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी वस्तु पर किसी दिशा में यदि कोई क्रिया हो रही है तो उस वस्तु के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर में बात करते हैं कि जब भी कोई m द्रव्यमान की वस्तु पर कोई F बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के विपरीत दिशा में भी क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है माइनस F बल की। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु पर विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। वो दोनों बल परिमाण में तो बराबर रहते हैं लेकिन दिशा में विपरीत रहते हैं। मान के चलिए यह आपकी वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु F बल लगने के कारण ये आपकी फर्स्ट स्थिति हो गई, F बल लगने के कारण ये सेकंड स्थिति पर पहुंच जाती है। तब हम इस बल को प्रदर्शित करेंगे F12 से। अब इस क्रिया को हम विपरीत में करते हैं तो मान के चले हम सेकंड स्थिति पर कोई F बल लगाते हैं। F बल लगाने से वह वस्तु क्या हो जाती है? पहली वाली स्थिति पर स्थानांतरित हो जाती है। तब इस बल को हम क्या कहेंगे? F21। अब ये जो दोनों बल होते हैं परिमाण में तो बराबर रहते हैं लेकिन दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत होती है। तब विपरीत स्थिति को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? F12 इक्वल टू माइनस F21। यानी ये तो क्या हो गया? क्रियात्मक बल हो गया और ये हो गया आपका प्रतिक्रियात्मक बल। तो न्यूटन के तृतीय नियम से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु के विपरीत में क्रिया के सदैव क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। अब इनका यदि अगर हम उदाहरण लें तो जैसे पहला उदाहरण बन जाता है कि जब भी हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी को हम अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का देते हैं। पीछे की ओर क्या देते हैं? उसको हम धक्का देते हैं, जबकि पृथ्वी क्या होती है? हमें आगे की ओर धकेलती है।
तो हम पीछे की ओर जब धक्का दे रहे हैं तो ये क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, और पृथ्वी हमें आगे की ओर धकेलती है, वो क्या हो गई, एक प्रतिक्रिया हो गई। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जब भी आप नाव से सफ़र करते हो और तट पर उतरते हो, तो तट पर उतरने के लिए या नाव से उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाव को पीछे की ओर में धक्का देना पड़ेगा और नाव आपको आगे की ओर धकेलेगी। तो इस तरह से न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो न्यूटन के जो ये तीनों नियम थे आपकी गति से संबंधित नियम हैं, इन्हीं को हम न्यूटन के नियम कहते हैं। थैंक यू।